के अनुसार। और कोई भी चैप्टर का थ्योरी पढ़ाने के बाद आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी वगैरह बुक के सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, और जिसके कारण स्टूडेंट को बुक का प्रॉब्लम बनाने में आसानी होगा। तो हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नियामक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं, सबसे पहले रेने देकार्ते के द्वारा किसी प्लेन पर पॉइंट का निर्धारण बताया गया था। हम जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहा जाता है और ये वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं। ये एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश, और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, जहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं, जहाँ से हम चलना शुरू करते हैं, उसको ऑरिजिन कहते हैं। इधर हम लोग पॉजिटिव नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर भी 1 2 3 4 5 6। ये डैश इंडिकेट करता है नेगेटिव नंबर के डायरेक्शन, -1 -2 -3 -4 -5। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिता यानी फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रेने देकार्ते को कहा जाता है। जिन्होंने एक प्लेन को चार भाग में बांट के प्रत्येक का नाम क्वाड्रेंट रखा। इनके बारे में कुछ बता दिया जाए कि ये जो है किसी भी वस्तु का स्थिति निर्धारित करने के लिए काफ़ी चिंतित रहते थे। इनके द्वारा कहा जाता है, इनका एक थॉट है कि मैं सोचता हूँ इसीलिए मेरा अस्तित्व है। अगर मैं सोचना बंद कर दूँ तो ना तो धरती को मुझसे कुछ फ़ायदा होगा, ना मैं धरती से कुछ फ़ायदा ले सकता हूँ। इनको प्रश्न पूछना और प्रश्न का हल ढूंढने का बहुत शौक़ था। ये जनरली लोगों से पूछा करते थे कि कोई भी पक्षी उड़ रहा है तो वो कहाँ उड़ रहा है, तो लोग कहते थे कि आकाश में उड़ रहा है। तो इनको पसंद नहीं पड़ता था लोगों का उत्तर, क्योंकि आकाश में कौन सी जगह पर उड़ रहा है ये वो जानना चाहते थे। इसी तरह से घर में अपने छत के नीचे यानी छप्पड़ के नीचे वो लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे कि घर के किसी सदस्य छप्पड़ पर कुछ कीड़ा फिर रहा था। तो घर के किसी सदस्य को बुला के इन्होंने पूछा कि बताइए कि वो कीड़ा कहाँ फिर रहा है। तो घर वाले कहें कि ये तो सीलिंग पर छत पर फिर रहा है, छप्पड़ पर फिर रहा है। तो इनको ये प्रश्न उत्तर जो है पसंद नहीं पड़ा और इन्होंने कहा कि नहीं, छप्पड़ पर तो हम भी जान रहे हैं, ये बताइए कि छप्पड़ पर कौन जगह फिर रहा है। तो ये क्या किए कि अगर इनका ये मानना था कि अगर हम छप्पड़ को 4 भाग में बांटें तो वो क्वाड्रेंट बन जाएगा, चतुर्थांश बनेगा, और उसको सेंटर से हम बता सकते हैं कि वो सेंटर से कितनी दूरी पर है और कहाँ है। इसी तरह से ये एक प्लेन है और इसको 4 भाग में बांटा गया है एक्सिस की सहायता से, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हम कभी भी किसी प्लेन पर किसी भी पॉइंट की स्थिति निर्धारित करेंगे तो पहले एक्स एक्सिस को लेंगे फिर वाई एक्सिस को, यानी पहले एक्स तब वाई। जैसे हम लोग 2 और 3 का प्लॉटिंग करते हैं, यानी ये एक्स हुआ और ये वाई हुआ, इसको हम लोग एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एब्सिसा, इसको ऑर्डिनेट। और दोनों के समूह को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पर 2 और 3 का प्लॉटिंग करेंगे तो x2 तो y3 यहाँ पर होगा, यानी x2 y3, तो ये 2 और 3, तो ये हुआ कोऑर्डिनेट। ध्यान रहे, इसको हम लोग एब्सिसा कहते हैं, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, और ये दोनों कहलाया कोऑर्डिनेट। तो प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स किताबों में दिया रहेगा,
के 4 3 या -3 2 इसको आप प्लॉटिंग करो प्लेन पर तो हम आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पहले हम x लें फिर y, तो देखेंगे यहाँ पर कि इधर जो है वो x प्लस में है और इधर जो है वो y भी प्लस में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस में होता है और y भी प्लस में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो नियामक होता है कोऑर्डिनेट होता है वो प्लस प्लस में होता है, यानी एब्सिसा भी प्लस में और ऑर्डिनेट भी प्लस में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा यानी x माइनस में और ऑर्डिनेट प्लस में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा माइनस में होता है और ऑर्डिनेट भी माइनस में होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो है वो प्लस में होता है और y माइनस में, यानी एब्सिसा प्लस में होता है और ऑर्डिनेट माइनस में होता है। तो इसी तरह से आपसे अगर पूछे कि बताइए -3 और 2 कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में लाई है, कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है, तो -3 और +2 तो माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी -3 और 2 सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। दिया रहे 4 और 3 कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है, ये क्लास 9 के प्रत्येक बुक में रहेगा। तो 4 और 3 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर दिया रहे -2 और -3 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो -2 और -3 थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम कोई भी बिंदु को यानी पॉइंट को बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है अगर उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दिया रहे। तो क्वेश्चन रहेगा इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। पहला क्वेश्चन है 2 - 3, दूसरा 4 5, तीसरा 5 और -6, चौथा -3 -5, पाँचवा -2 5। तो हम बता सकते हैं ये सारा पॉइंट्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है। और अगर दिया रहे ऐसे कि बताइए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये तो क्वाड्रेंट नहीं है, क्वाड्रेंट पर नहीं है, ये तो एक्सिस पर है। तो ध्यान रहे कि इसमें एब्सिसा 4 है और ऑर्डिनेट 0 है। तो अगर एब्सिसा कोई भी रियल नंबर हो और ऑर्डिनेट 0 हो तो ये एक्स एक्सिस पर होगा, यानी हम लोग इसको x और इसको y कहते हैं, यानी जो 0 होगा उस एक्सिस पर नहीं होगा। यहाँ पर y 0 है तो 4 और 0 x एक्सिस पर होगा। अगर रहता 0 और -5, यानी ध्यान रहे कि x 0 है यानी एब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट -5 है, तो इसका मतलब ये y एक्सिस पर है। तो ध्यान रहे कि जो 0 होगा उस एक्सिस पर नहीं। तो दिया रहे कि बताइए -3 और 5 कौन से एक्सिस पर है, तो ये क्वाड्रेंट में है, एक्सिस पर नहीं है। एक्सिस पर तभी होगा जब या तो एब्सिसा 0 हो या ऑर्डिनेट 0, दोनों में से एक 0। यहाँ पर 0 और 5 तो ये y एक्सिस पर होगा क्योंकि x 0 है। अगर दिया रहे 0 और -7 तो x 0 है और y -7 यानी ये y एक्सिस पर। हाँ, अगर दोनों 0 रहे तो ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑरिजिन। वी नो डैट x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट इच अदर एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, यानी यहाँ पर x भी 0 और y भी 0 होता है। तो कोई पूछे कि बताइए 5 और 0 कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से एक्सिस पर है, तो हम बता सकते हैं। 0 और -8 कौन से एक्सिस पर है, तो हम बता सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट को लोकेट करना है प्लेन पर। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, x डैश और y डैश। ये ऑरिजिन, ये 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक लिख सकते हैं। इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5।
क्वेश्चन दिया रहेगा लोकेट 2, 3 ऑन ए प्लेन। तो ध्यान रहे कि एक प्लेन पर इसको लोकेट करें। तो x 2 है और y 3 है, यानी एब्सिसा 2 और ऑर्डिनेट 3। तो यानी x 2 y 3, तो ध्यान देंगे x 2 और y 3। राइट एंगल सिस्टम के आधार पर यहाँ पर इसको प्लॉट कर देंगे, यानी ये 2 और 3 एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 2 और 3। तो हम कोई भी बिंदु के कोऑर्डिनेट यानी किसी भी पॉइंट को हम लोग लोकेट कर सकते हैं अगर उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी कोऑर्डिनेट दिया हुआ। -2 और 3 इसको लोकेट करना, -2 और 3। तो -2 और 3 है कहाँ पर, यहाँ पर -2 और y3 यहाँ पर होगा, यानी x -2 y3। तो x -2 y3। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे -1 -1, तो x भी -1 y भी -1, तो यहाँ पर होगा x भी -1 y भी -1। तो हम इसी तरीके से पॉइंट्स को अगर उसका कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम लोकेट कर सकते हैं किसी भी 2D प्लेन पर। तो क्वेश्चन रहे लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। पहला 5 और -3, दूसरा रहे 3 और -2, तीसरा रहेगा -2 और -5, चौथा रहे -2 और 0, पाँचवा 0 0। मान लीजिए पॉइंट का नाम ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। तो हम प्रत्येक पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो आसानी से बन जाएगा। आपके भी किताब में रहेगा लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन में प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स होता है, इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको पढ़ना रहता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। जैसे यहाँ पर दिया रहे x बराबर 2y का ग्राफ ड्रा करना, ड्रा द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 2y। तो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री 1 है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। एक टेबल लिए, ये x और y, यहाँ पर x का वैल्यू लेंगे, y का कुछ वैल्यू आएगा। इसी तरह से या y का वैल्यू पहले ले लेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। तो y अगर यहाँ पर 1 देते हैं तो x जो है वो 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर y 2 देते हैं तो x 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 देते हैं y, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो x जो है वो 6 हो जाएगा। इसका ग्राफ बनाते हैं। ये है y एक्सिस और ये x एक्सिस, x डैश और ये हो जाएगा y डैश, और ये ओरिजिन। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4, इस तरह से। x2 और y1 यानी x2 और y1 यहाँ पर होगा। x2 एब्सिसा 2 और ऑर्डिनेट 1, तो ये हो जाएगा 2 और 1। अगला है x4 तो y2, x4 तो y2 यहाँ पर। इसको ग्राफ कॉपी में बना सकते हैं, ज़्यादा बेहतर ढंग से बनेगा। x6 तो y3, x6 y3। तो इस तरह से हम लोग मिलाएंगे, ये ऑरिजिन से गुजरेगा। तो यहाँ पर 4 और 2 आया, और यहाँ पर x6 तो y3 आगे बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ढंग से ग्राफ कॉपी में बनेगा। अगर यहाँ पर रहे 2x + y = 4, इसका ग्राफ बनाना, जिसको भी इस तरह से y = 4 - 2x लिख के टेबल बना देंगे। ये x होगा, ये y, और यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेंगे, 3 या 4 या 2 भी चलेगा। तो x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 0 लेते हैं तो 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 से 0 घटेगा तो यहाँ पर y 4,
अगर 1 लेते हैं तो 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2, 4 से 2 घटेगा 2। अगर यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, 4 से 4 घटेगा तो 0। तो हम 0, 4, 1, 2 और 2, 1 को लोकेट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं आसानी से। एक तरीका इस तरह से है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन दिया रहे x + 2y = 4, कोई भी लीनियर इक्वेशन x y a + y y b = 1 के रूप का अगर रहे, इफ एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म x y a + y y b = 1, देन ग्राफ इज पासिस थ्रू x फ्रॉम a एंड पासिस थ्रू y फ्रॉम b। कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर इस रूप का हो तो ग्राफ x एक्सिस को a पर कट करेगा और y एक्सिस को b पर। तो इस रूप में कैसे लाया जाए, यानी x y a + y y b = 1 के रूप में। तो ध्यान रहे कि जो भी कांस्टेंट टर्म रहे, और ये बिल्कुल ध्यान देना है कि कांस्टेंट टर्म अदर देन 0 होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसी से हम लोग पूरे टर्म को, यानी जो भी कांस्टेंट टर्म है उसी से हम लोग पूरे टर्म को भाग लगा देंगे। तो कांस्टेंट टर्म 4 है, तो 4 से हम इसको भी और इसको भी भाग लगा दें। तो यहाँ पर 1 आया, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। तो x y 4 + y y 2 = 1, यानी इस रूप का आया। तो हम कहते हैं कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन x y a + y y b = 1 के रूप में हो तो ग्राफ x एक्सिस को a पर कट करेगा और y एक्सिस को b पर। तो यहाँ पर इस रूप में है तो x एक्सिस को ग्राफ जो है वो 4 पर कट करेगा और y एक्सिस को 2 पर, तो y एक्सिस को 2। तो इसको यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से और क्वेश्चन रहे x - 5y = 8, इसका ग्राफ बनाना। तो ध्यान रहे हम लोग 8 से भाग लगा देंगे प्रत्येक टर्म को। तो x y 8, ठीक है। ध्यान रहे कि यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस, इस रूप में आना चाहिए। x y a + y y b = 1। तो यहाँ पर अगर प्लस दिए हैं तो नीचे माइनस देना पड़ेगा, इसको काट देते हैं, 1.6 हो जाएगा। तो y y - 1.6 = 1, यानी x के नीचे 8 है, यानी x एक्सिस को 8 पर कट करेगा। अगर हम इसको बनाएं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये x x डैश और ये y y डैश, ये ऑरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक लिखें -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। x के नीचे 8 है, यानी x एक्सिस को 8 पर कट करेगा लाइन। y के नीचे -1.6 है, तो ग्राफ कॉपी में हम देखेंगे छोटा छोटा लाइन होता है तो हम -1.6 गिन सकते हैं। यहाँ के 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 लगभग यहाँ पर आएगा। तो ये -1.6 y एक्सिस पर, इसको यहाँ से मिला दें। तो ये हुआ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन किस रूप का है, x y a + y y b = 1। ये प्रत्येक लीनियर इक्वेशन के लिए मान्य है, यानी वैलिड है। हाँ, कब, जब कांस्टेंट टर्म कोई भी नंबर हो 0 के अलावा, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो हम लोग टेबल रिप्रेजेंट करके x और y का वैल्यू निकाल के बना सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लोग बनाइए। क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो पहला है x + 3y = 6, दूसरा है x = 4y, तीसरा है x - y = 4 और चौथा 2x - 3y = 6। हाँ, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर इस रूप का रहे, यानी x = 2 का ग्राफ बनाइए तो ध्यान रहे कि हम ग्राफ तभी बना सकते हैं जब दोनों वेरिएबल हो। तो इसमें एक वेरिएबल, तो एक और वेरिएबल देंगे। तो x = 2, इसको ऐसे लिखेंगे x + 0 × y = 2। अब ये नहीं कि एक वेरिएबल का ग्राफ नहीं बनेगा, हम कहें कि ग्राफ बनाने के लिए 2 वेरिएबल इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक्सिस 2 है, x एक्सिस y एक्सिस, 2D प्लेन पर एक्सिस 2 होता है। तो x + 0 y = 2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे x = 2 - 0y। अब यहाँ पर टेबल बना लेंगे,
ये x है, ये y है। अब x का कोई वैल्यू लें, y का कुछ वैल्यू आएगा, या y का कुछ वैल्यू लें, x का वैल्यू। तो अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं तो 0 × 1 0, 2 से 0 घटेगा तो 2। x का वैल्यू 2 रखते हैं तो x 2 आएगा, क्योंकि y का कोई भी वैल्यू रखेंगे हमेशा x 2 आएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू रखें वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर y के जगह पर 3 तो 3 × 0 0, 2 से 0 घटेगा तो 2। इससे पता ये चला कि x बराबर 2 का ग्राफ बनेगा, यानी x बराबर 2 का ग्राफ अगर बनाएंगे तो y का कोई भी वैल्यू ले लें x हमेशा 2 आएगा। y का कोई भी वैल्यू लें x हमेशा 2 आएगा। देखिए y का कोई वैल्यू x हमेशा 2। तो इसको अगर हम लोग बनाएं, ग्राफ ड्रा करें तो x2 तो y1, x2 तो y1 यहाँ पर आएगा, x2 तो y2 यहाँ पर आएगा, x2 तो y3, x2 तो y3 यहाँ पर, यानी ये आया पैरेलल टू y एक्सिस। तो पता ये चला कि x बराबर कोई भी रियल नंबर रहे तो उसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा। सर अगर y बराबर कोई नंबर रहे, यानी कोई भी रियल नंबर रहे तो उसका ग्राफ कैसा होगा? तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो x बराबर 2 का ग्राफ, तो ध्यान रहे x पर 2 जहाँ पर रहे और y के पैरेलल एंड रख लो, वही ग्राफ हो जाएगा। सर अगर x बराबर 3 रहता तो x के 3 कहाँ? यहाँ x पर। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो ड्रा कर देंगे। सर x बराबर 5 का ग्राफ तो इस तरह से हो जाता, x बराबर 7 का ग्राफ तो इस तरह से। सर x बराबर -2 का ग्राफ तो यहाँ से ड्रा हो जाता। अगर रहता कि ड्रा द ग्राफ ऑफ y बराबर 2, तो y बराबर 2 रहे, यानी x बराबर k रहे तो पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर k रहे तो पैरेलल टू x एक्सिस, तो y बराबर 2 है। तो इसका मतलब x का आप कोई भी वैल्यू रखिए y हमेशा 2 आएगा। ट्राई करते हैं, 0 × x प्लस y बराबर 2, 0 × x 0 ही होगा, 0 में y जोड़ेंगे तो y होगा, तो y बराबर 2 - 0 × x। टेबल बनाते हैं, ये x है, ये y। अब x के जगह पर अगर हम 0 रखते हैं, 0 × x 0, 2 आया। 1 रखते हैं तो 1 × 0 0, 2 आया। 2 रखते हैं तो भी 2 आया। तो x का कोई भी वैल्यू रखा जाए y हमेशा 2 आता है। इसका अगर ग्राफ बनाते हैं, x0 y2, x0 y2, x1 y2, x1 y2, x2 y2 यहाँ पर, तो क्या आया? पैरेलल टू x एक्सिस। यानी पता ये चला कि y बराबर k का ग्राफ x एक्सिस का पैरेलल होगा। सर अगर y बराबर 4 रहता तो 4 कहाँ है? y पर, यहाँ। ये पैरेलल टू x एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर दो। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे R.D. शर्मा और NCERT वगैरह बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा, जिसके कारण आपको अपना बुक्स बनाने में आसानी होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 का थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था। क्लास 9 के सिलेबस के अनुसार जो थ्योरी दिया गया था पिछले क्लास में, उसकी सहायता से अलग अलग बुक्स के प्रॉब्लम्स को आसानी से बनाया जा सकता है। हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है उस पर आज डिस्कस करेंगे। जो पिछले वीडियो में थ्योरी दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसकी सहायता से आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो आप आगे आगे उसका आंसर बताइएगा। हम यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट of the coordinate axis is, पहला ऑप्शन है ऑर्डिनेट, दूसरा है एब्सिसा, तीसरा क्वाड्रेंट, और चौथा यानी डी जो है वो ऑरिजिन। बोल रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, यानी इसके कहने का मतलब है कार्टेशियन प्लेन पर जो एक्सिस होता है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं, या एब्सिसा कहते हैं, या क्वाड्रेंट, या ऑरिजिन। तो आप पढ़ चुके हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है इसको हम लोग क्या कहते हैं?
ऑरिजिन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ऑरिजिन आर, बोल रहा है ना कि ऑरिजिन का एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो ये ऑरिजिन है, तो हमको पता है इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी इसका कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो इसमें एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए है 0 0 और बी जो है वो 1 0 है, सी जो है वो 0 और 1 है और डी 1 1 दिया हुआ है। तो हमको पता है कि ऑरिजिन का एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो है वो 0 0 है। तीसरा है, या आप आगे बताइए। तीसरा क्वेश्चन है कि द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री और सी 180 डिग्री और डी जो है वो 360 डिग्री। कह रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ कितने डिग्री पर रहता है। तो बोलिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होता है। द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है। तो ये बी हो जाएगा। चौथा है इसमें कि ए पॉइंट whose abscissa and ordinate are 2 and -5 respectively, lies in, बोल रहा है एक पॉइंट है जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट 2 और 5 है, यानी एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट 5 है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। पहला ऑप्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा है सेकंड क्वाड्रेंट और सी थर्ड क्वाड्रेंट और डी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। +2 है और -5 है, यानी प्लस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, यानी ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। तो हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो है वो प्लस में और y माइनस में होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है +2 और -5, तो प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। पांचवा है क्वेश्चन, पॉइंट्स बताइएगा आगे आप। पॉइंट्स -4 0 एंड 7 0 लाई, यानी ये जो पॉइंट है -4 और 0 और 7 और 0 ये कहाँ स्थित है। पहला ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर,
दूसरा वाई एक्सिस पर, तीसरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और डी जो है वो दिया हुआ है कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बताइए कि -4 और 0, 7 और 0 ये कहाँ स्थित है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, या फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट? तो कमेंट में लिखिए कहाँ है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ये एक्सिस, उसको हम लोग ऑरिजिन कहते हैं, पहले से जानते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है -4 और 0, ध्यान रहे। और हम कहते हैं कि अगर एब्सीसा कोई भी रियल नंबर हो और ऑर्डिनेट 0 हो तो वो एब्सीसा मतलब वो एक्स एक्सिस पर होगा, यानी जो 0 रहे उस एक्सिस पर नहीं होगा। यहाँ पर x और यहाँ पर y है, तो y 0 है तो ये समझ लिया जाए कि x एक्सिस पर होगा। यहाँ भी y 0 है तो x एक्सिस पर होगा। तो ये -4 0 और 7 0 जो है वो x एक्सिस पर होगा, तो ऑन x एक्सिस। अगर रहता यहाँ पर मान लिया जाए 5 और 0 होता, सॉरी 0 और 6 होता, और यहाँ पर रहता 0 और -2, तो ये कौन सा एक्सिस पर होता? y एक्सिस पर होता, क्योंकि एब्सीसा 0 है और ऑर्डिनेट कोई रियल नंबर है। तो अगर एब्सीसा 0 ऑर्डिनेट कोई भी रियल नंबर यानी y एक्सिस पर, अगर एब्सीसा कोई भी रियल नंबर ऑर्डिनेट 0 तो वो x एक्सिस पर। तो छठा क्वेश्चन है कि द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, बोल रहा है कि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट तो उसका ऑर्डिनेट क्या होता है। हमको पता है कि ये x और y है तो इसको एब्सिस है, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। मान लिया जाए ये ऑरिजिन, यहाँ पर x डैश और y डैश ये ऑरिजिन है। यहाँ पर 1 2 3 4 कह रहा है कि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है। तो मान लीजिए x एक्सिस पर ये एक पॉइंट लेते हैं 2 और 0, ये 2 तो 2 0 होगा क्योंकि y यहाँ पर क्या होता है 0। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो ऑर्डिनेट एब्सिसा तो 2 है, ऑर्डिनेट 0 है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 0। a जो है वो 0 है, b जो है वो 1 है, c -1 और d बोल रहा है कि कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। तो बताइए क्या होगा? ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा? 0 होगा। अगर बोलता द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, 7वां क्वेश्चन नंबर में है कि द एब्सीसा, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है द एब्सीसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, 1 2 3 4 मान लिया कि y एक्सिस पर ही पॉइंट है, तो पहले x लिया जाता है तो x तो 0 होगा और y 3, तो एब्सीसा जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन यही दिया हुआ है। तो बताया जाए कि इसमें एब्सीसा क्या होगा? तो एब्सीसा 0 होगा। इसमें ऑर्डिनेट 0 था, इसमें एब्सीसा 0 होगा। 7वां नंबर, आठवां, द एब्सीसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन द, बोल रहा है कि द एब्सीसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन द, पहला बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट,
सेकंड क्वाड्रेंट। बी जो है कह रहा है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सी है वो कह रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और डी जो है वो कह रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बोलिए कौन होगा इसका? कह रहा है कि द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन, यानी किसी भी पॉइंट का जो एब्सिसा होता है वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। हाँ बोलिए आंसर क्या होगा? यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ में प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पर बात हो रहा है एब्सिसा का। हमको पता है कि 4 और 5 दिया रहे, तो ये एब्सिसा या ऑर्डिनेट, यानी जो x होगा वो एब्सिसा, जो y होगा वो ऑर्डिनेट। तो कह रहा है कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ है एब्सिसा। तो पहला देखेंगे ये एब्सिसा फर्स्ट में पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, और फोर्थ में पॉजिटिव। तो एब्सिसा जो है वो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी डी होगा इसका आंसर, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग को जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट में हमारे आंसर बताने से पहले ज़रूर दीजिए। 9 में ए पॉइंट whose abscissa is -3 and ordinate is 2 lies in, इसका ऑप्शन है ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, बी सेकंड क्वाड्रेंट, सी थर्ड क्वाड्रेंट, और डी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट। बोल रहा है एक पॉइंट है जिसका एब्सिसा -3 और ऑर्डिनेट 2 है, यानी -3 और 2। इसमें x माइनस में, यानी एब्सिसा माइनस और y प्लस है। तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? तो माइनस प्लस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, और सेकंड में माइनस प्लस, और थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है वो प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है एब्सिसा -3 है, ऑर्डिनेट 2 है, तो यानी माइनस और प्लस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि 2 पॉइंट्स हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट लाइज ऑन। कह रहा है कि 2 पॉइंट हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स लाई ऑन। बोला कि 2 पॉइंट है जिसका एब्सिसा सेम है लेकिन ऑर्डिनेट अलग अलग है। ये कहाँ पर स्थित हो सकता है? तो ऑप्शन है x एक्सिस पर,
बी जो है वो है वाई एक्सिस पर, सी ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और डी जो है वो है ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी? कह रहा है कि दो पॉइंट है जिसका सेम एब्सिसा है। मान लिया जाए कि हम कोई दो पॉइंट लेते हैं, एब्सिसा सेम हो और बाकी सब अलग अलग भी हो, जैसे 2 और 1 और 2 और 3। इन दोनों पॉइंट में एब्सिसा सेम है, ऑर्डिनेट अलग अलग है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। ये ऑरिजिन, ये 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4। पहला 2 और 1 को लोकेट करता है, यानी x2 y1, तो x2 y1 यहाँ पर होगा। फिर आगे x2 y3, तो x2 y3 यहाँ पर होगा। तो ये जो आया वो पैरेलल टू y एक्सिस हुआ। ध्यान रहे कि मोर देन 1 पॉइंट्स रहे, उसका एब्सिसा सेम रहे, ऑर्डिनेट अलग अलग रहे, तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। और अगर ऑर्डिनेट सेम रहे, एब्सिसा अलग अलग रहे, तो वो x एक्सिस के पैरेलल हो। तो क्या होगा, ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस नहीं, ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बोल रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the point P43 from x axis is, कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है x एक्सिस से एक पॉइंट P43 का। इसका ऑप्शन है, A जो है वो 4 है, B 3, C 5 और D जो है वो नन ऑफ दिस। हाँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 4-3 पॉइंट से x एक्सिस का कितना है। ध्यान रहे कि x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पर दिया हुआ है, ये x x डैश, ये y y डैश। समझने के लिए हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट है कोई भी पॉइंट, यही ले लेते हैं 4 और 3 जो दिया हुआ, यानी x4 y3, x4 y3 यहाँ पर आ रहा है। तो x एक्सिस से, यानी ये 4 3 4 3, तो x एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है वो 3। तो ध्यान रहे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर x एक्सिस से पूछ रहा है तो ऑर्डिनेट होगा, और अगर पूछता परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट तो ये एब्सिसा होता। क्लियर बात है कि अगर x एक्सिस से पूछे तो हम y को देखेंगे, अगर y एक्सिस से पूछे तो हम किसको देखेंगे, x को। तो इसका क्या होगा कि x एक्सिस से इस पॉइंट का, तो x एक्सिस से इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 3। y एक्सिस से अगर पूछता तो x होता, तो यहाँ पर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P10 11 from y axis is, पहला है 13,
दूसरा 10 और सी जो है वो 11 और डी है 0। तो इसको कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P43 फ्रॉम द ऑरिजिन इज, बोल रहा है कि एक पॉइंट है P43, इसका डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या हो। ऑप्शन है ए है 4, बी है 3, सी है 5 और डी जो है वो 7 है। क्योंकि ये क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला से बनेगा और क्लास 9 के सिलेबस में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना नहीं है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो डिस्टेंस फार्मूला से आसानी से बन सकता है, हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। ऐसे डिस्टेंस फार्मूला हम लोग प्रूफ करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ पर बना सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 ऑरिजिन। कह रहा है कि 4 3 पॉइंट, तो पॉइंट 4 3 को प्लॉट करते हैं, 4 और 3 का प्लॉटिंग, ये हो जाएगा 4 और 3। तो कह रहा है यहाँ से इसका डिस्टेंस यानी ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना। तो ध्यान रहे कि अगर हम इसको मिला दें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना है 3 यूनिट। तो ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट। तो इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम जानते हैं इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये P है यहाँ पर, तो OP यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड दिस पॉइंट OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस मान सकते हैं इन दोनों में। तो OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो OP स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 25। अब OP बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 25 प्लस और माइनस में, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसीलिए डायरेक्ट प्लस में लिख सकते हैं। तो 5 यूनिट आया। तो आप खुद से क्वेश्चन बनाइए। अगर यहाँ पर दिया रहे द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, यहाँ पर दिया रहे 7 और 24 फ्रॉम द ऑरिजिन इज, आंसर यहाँ पर 20, 21, 25 और 26। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका डिस्टेंस यानी ऑरिजिन और पॉइंट P का डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, 20, 21, 25 या 26 यूनिट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द एरिया of the triangle formed by the points A 20, B 60 and C 4 6 is। ऑप्शन है यहाँ पर पहला 24 स्क्वायर यूनिट, B जो है वो 12 स्क्वायर यूनिट और C 10 स्क्वायर यूनिट्स और D नन ऑफ दीज। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है क्लास 10 में 1/2 × x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये मोड है, अगर इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी आता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है 1/2 इंटू हाफ, तो हम लोग डायरेक्ट जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसका यूज करके हम लोग बनाते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश और यहाँ पर हो जाएगा वाई वाई डैश। ये ऑरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ए जो है, मान लिया जाए कि पहले हम A2 0 ले लें, A2 और 0, तो यहाँ पर हो जाएगा A, ये A है 2 0, B 6 और 0, ये है B 6 और 0, और C जो है वो 4 और 6 है, तो x4 y6 यहाँ पर होगा, ये है C 4 और 6। इसको यहाँ से मिलाते हैं। अच्छा, बताया जाए कि x एक्सिस से इस पॉइंट का जो दूरी होगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो 6 होगा। देख रहे हैं, हम कहे थे कि x एक्सिस से अगर पूछे तो हम लोग ऑर्डिनेट को लेंगे, अगर y एक्सिस से पूछे तो हम लोग एब्सिसा को ले लेंगे। तो x एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो 6 होगा, तो हाइट ट्रायंगल का 6 आ गया। तो बेस यहाँ पर 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और 4 यूनिट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। तो 1/2 इंटू बताया जाए बेस कितना है इसका 1 2 3 और 4, तो इसका बेस 4 और हाइट कितना, तो हाइट 6, तो 6 देंगे, 2 इंटू 2 4 होता है, तो 6 और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा, यानी बी। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसको आप खुद बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल found by points P01, Q05 and R34 is ऑप्शन है A 16 स्क्वायर यूनिट, B 8 स्क्वायर यूनिट, C 4 स्क्वायर यूनिट और D 6 स्क्वायर यूनिट। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर A होगा या B होगा या C होगा या D होगा। इस तरह से हम लोग अपने बुक्स का प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हैं। क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो प्रॉब्लम है वो बहुत इजी है, तो आसानी से बना सकते हैं। जो पिछला थ्योरी दिया गया है, पिछला लेक्चर में जो थ्योरी दिया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके सहायता से, ठीक है।